अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगी, क्योंकि बच्चों आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2015 से 2020 तक के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो एक क्लास में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बच्चों, मैं ईयर वाइज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। यानी आज की क्लास में हम लोग 2015 का मैथ्स का पेपर देखेंगे, उसके बाद अगली क्लास में 2016, फिर उसके बाद 17, 18, 19, 20 ऐसे करके हम लोग सभी ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों यदि आप लोग अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश। वहाँ सर्च करना होगा आपको स्टडी विथ रितेश और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन, हर अपडेट पहले दी जाती है। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। यदि आप पैरामेडिकल 2021 या 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हो, एकदम परफेक्ट तरीके से हो, तो आप लोग हमारे सब्सक्रिप्शन के द्वारा भी अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा बच्चों वो रहेगा 2 मंथ्स का। ठीक है, 2 मंथ्स का कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा और जो फ़ी रहेगा कोर्स का वो रहेगा 799 रुपया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों हमारी विशेषताएं में क्लासेस जो है जूम ऐप पे चलेगी, उसके बाद वीकली डाउट सेशन चलेगा, 120 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। क्लास विल बी हेल्ड इन बाईलैंग्वेज, यानी क्लासेस जो हैं वो बाईलैंग्वेज में चलेंगी। यानी अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल। और जैसे ही मान लीजिए कोई भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, तो जो भी टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके बाद हर एक टॉपिक का आपको नोट्स भी क्लास ओवर हो जाने के बाद प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3, y रेशियो z इज इक्वल टू 4:5 एंड z रेशियो p इज इक्वल टू 6:7 हो तो x रेशियो p का अनुपात क्या होगा। करना कुछ नहीं है, देखिए जैसे x रेशियो y दे रखा है ना बच्चों, तो इसको हम लोग x/y लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए आपको दे रखा है y रेशियो z दे रखा है, तो इसको भी हम लोग y/z लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको z रेशियो p दे रखा है, तो इसको भी हम लोग z/p लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो x रेशियो y कह लो या x/y कह लो, वैल्यू कितना दे रखा है इसका, तो x/y जो दे रखा है आपको 2/3 दे रखा है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद y/z जो है ये कितना दे रखा है, ये 4/5 दे रखा है, तो गुना में करते जाएंगे 4/5। ठीक है, और इसके बाद ये दे रखा है z रेशियो p कितना दे रखा है बच्चों, ये आपको दे रखा है 6:7, तो गुने में 6/7 कर देंगे बस। यानी x रेशियो y का जो वैल्यू दे रखा है 2/3 इसको लिख देना है, फिर y रेशियो z का जो वैल्यू दे रखा है इसमें गुना करते चलना है, फिर इसके बाद z रेशियो p का भी जो वैल्यू दे रहा है उसमें भी गुना कर देना है, यानी सबको गुना कर देना है आपस में। ठीक है, तो जब आप लोग गुना कर दीजिएगा सबको आपस में, अब इसको काटिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, हो गया बस। अब तो कटने वाला नहीं है क्योंकि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा। और अपन में 7 बचे 35, तो 16/35। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि कोई दो संख्याएं तीसरी संख्याएं की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 संख्याओं का जिक्र किया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं एक संख्या पहली संख्या होगी, एक दूसरी संख्या होगी और एक तीसरी संख्या। ठीक है, अब बोल क्या रहा है बच्चों, पहला लाइन पढ़िएगा, यदि कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, यानी तीसरी संख्या की है वो, तो तीसरी संख्या आपको मान लेना होगा क्या, 100%।
ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग तीसरी संख्या 100 ही मानिए, प्रतिशत में मत मानिए। तीसरी संख्या को आप लोग 100 मान लीजिए, ठीक है। तो तीसरी संख्या को जब 100 मान लीजिएगा तो अब बोल रहा है कि जो दो संख्या जो बची है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें से एक जो संख्या है वो तीसरी संख्या की 20% है। यानी इसमें से जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 20% है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, 20 है, वो पहली संख्या 20 हो गई। अब इसके बाद दूसरी संख्या जो बोल रहा है वो 50% है तीसरी संख्या की। तो तीसरी संख्या क्या है, 100 है। अब इसी तीसरी संख्या की कितनी है, 50% है, गुना में 50/100 कीजिएगा तो 100 से 100 खत्म, तो क्या बचा, 50 बचा। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया बताइए। क्वेश्चन में बोला था कि यदि कोई दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50%, तो बच्चों तीसरी संख्या नहीं मालूम है तो हम लोग 100 मान लेते हैं। अब इसमें से जो पहली संख्या है वो बोला था कि पहली संख्या जो है ना तीसरी संख्या की 20% है, तो तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, माना है हम लोगों ने। तीसरी संख्या की का मतलब क्या, गुना 20%, तो 20% हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ से पहली संख्या निकल गई। इसी तरह दूसरी संख्या भी निकाल लीजिए, समझ में आ गया। अब देखिए, अब बोल रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो यही पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की, तो मैंने आपको बताया था, परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कोई भी नाम हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल हो, उसके बाद का के की आ जाता है तो उस चीज़ को अपॉन में करते हैं। तो यहाँ दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या का जो वैल्यू उसको नीचे लिख दीजिए और गुना में 100 कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इसको 20 से काटिएगा तो ये 20 और दूनी 20 दूनी कितना होता है, 40। तो आप ही बताइए आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो 40% है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, यदि 2 बराबर x प्लस में 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो तो x का मान बताएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत बच्चों नीचे से करना होगा, यानी नीचे वाले को पहले सॉल्व कीजिए। तो 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस, अब इतने को सॉल्व कीजिए तो यानी 4 तिया 12, 12 में 1 को जोड़िएगा 13, तो 13/4 आएगा। तो जब 13/4 आया है और भाग लगाना है 1 में, यानी 1 में भाग लगाइए 13/4 से, 1 में भाग लगाइएगा 13/4 से, तो कितना आ जाएगा, ये 4/13 हो जाएगा। यानी ऊपर जाकर ये पलट जाएगा, ये 13/4 पलट जाता है, गुना में हो जाता है, तो 4/13 आ जाएगा। यानी इतने को सॉल्व किए आप लोग पूरे को, तो कितना आया, 4/13। इतने को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो 4/13 आया। फिर से अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो 2 बराबर x प्लस 1 में, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है बच्चों। अब इतने को सॉल्व कीजिए आप लोग, तो 13 कम 13, 13 में 4 को जोड़ दीजिएगा 17, तो 17/13, तो इस 17/13 आया। यानी अब 1 में भाग दीजिएगा, 1 में भाग दीजिएगा आप लोग 17/13 से, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 13/17 हो जाएगा। तो ऐसे 2 और ये चीज़ इधर आएगा बराबर के, 13/17 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -13/17 और बराबर में x। तो 17 दूनी 34 और 34 में 13 से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21/17 यानी x बराबर कितना आया, 21/17 जो है आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, यदि a का पावर x बराबर b, कोमा में b का पावर y बराबर c और c का पावर z बराबर a और a इज इक्वल नॉट 0, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। चलिए स्टूडेंट देखिएगा, आपको दिया हुआ है a का पावर x, ये बराबर हो जाता है b के, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार b का पावर y ये बराबर हो जाता है c के, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। और इसी प्रकार c का पावर z ये बराबर हो जाता है a के, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो जैसे a का पावर x दे रखा है, b का पावर y दे रखा है, c का पावर z दे रखा है, तो आप लोग को पावर हटाना होगा। यानी a का पावर जो x है ना, इसको हटाना होगा। तो कैसे हटाइएगा,
तो आपको गुना में 1/x करना होगा। तो जब यहाँ पे आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पर भी तो 1/x कीजिएगा ना। तो देखिए जब इतना कीजिएगा यानी a का पावर x है, अब इसके पावर में गुना में 1/x से कीजिएगा तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ जाता है, a बराबर b का पावर 1/x आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर b का पावर y है तो इसके भी पावर को हटाना है, तो गुना में क्या करेंगे, गुना में 1/y करेंगे। तो जब आप लोग यहाँ पे कीजिएगा गुना में 1/y तो यहाँ पर भी तो 1/y कीजिएगा ना जी, क्योंकि कीजिएगा तो दोनों तरफ कीजिएगा, है ना। तो यहाँ से भी y से y खत्म हो जाता है। तो क्या बचा, b बराबर c का पावर 1/y। ठीक है। अब इसी तरह देखिए तीसरा इक्वेशन देखिए, c का पावर z है, तो c का पावर z है तो इसके भी पावर को हटाना है, तो क्या कीजिएगा, गुना में 1/z कीजिएगा। तो जब यहाँ पे आपने 1/z में गुना किया इसके पावर में, इसका जो पावर था c का पावर z, इसमें गुना 1/z किया तो यहाँ पर भी तो 1/z कीजिएगा ना। तो ये क्या आ गया, ये c बराबर a का पावर 1/z आ गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अब क्या करना है, अब देखिए मैंने इसको बना के रखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं a बराबर हम लोग का आ गया था b का पावर 1/x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और b बराबर c का पावर 1/y, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, और c बराबर a का पावर 1/z, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है बच्चों, a बराबर b का पावर 1/x, तो यहाँ पर तो a का तो a लिख ही देंगे और बराबर भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो b है b, तो मैं b की जगह यहाँ पर c का पावर 1/y लिख सकता हूँ। देखिए तो यहाँ पर b जो है, b की जगह हम लोगों ने क्या माना है, b को माना है b बराबर c का पावर 1/y, तो c का पावर 1/y और गुना में ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, c का पावर है, तो यहाँ से इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे, इस इक्वेशन को 4 मान लेंगे। ठीक है, जब आप लोग इसको कम्प्लीटली सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा जैसे a बराबर c का पावर 1/yx। इसको जब आप लोग इक्वेशन 4 को सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार आएगा, यानी a बराबर c का पावर 1/yx आ जाएगा। इतना आ गया है ना। तो अब क्या करना है, अब समीकरण 4 और समीकरण थर्ड से चलना है आपको। तो समीकरण 4 क्या है, तो a बराबर, यही है ना समीकरण 4, फाइनली रूप से यही है। तो a बराबर c का पावर 1/xy है। तो यहाँ से a बराबर, अब देखिए तो c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a का पावर 1/z और फिर गुने में 1/x इंटू वाई आ रहा है। तो ये पावर में है, ये a का पावर है ये सब। ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं मिला इसीलिए आप लोग पावर समझिएगा ये। तो a का पावर क्या आया, यहाँ से देखिए तो a बराबर a और इसका पावर क्या आया बच्चों, 1/xyz आया ना। तो यहाँ से अब देखिए, अब आप लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे पावर 1 होता है, आप लोग को पता है। तो जब बेस समान है तो भाई पावर भी क्या हो जाएगा, पावर भी समान होगा। यानी यहाँ से क्या आ गया, 1 बराबर में 1/xyz। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोग का कंप्लीटली xyz बराबर कितना आ जाएगा, तो xyz बोल सकते हो, xyz कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया है बच्चों। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट y का पावर क्यूब, फिर अंडर रूट में y का पावर क्यूब, फिर अंडर रूट में y का पावर क्यूब का मान बताइए। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को बना कर रखा हुआ है, तो चलिए मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आगे चलकर अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट अब एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि ये जो रूट होता है, रूट देख रहे हो, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। यानी जब भी रूट हटाओगे तो वहाँ 1/2 का यूज करोगे आप लोग। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करेंगे आखिरी छोर से। यानी देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट में y का पावर क्यूब है ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंडर रूट में y का पावर क्यूब है तो यहाँ पे अंडर रूट y का पावर क्यूब लिख लेंगे, और फिर गुना में ये y का पावर क्यूब देख पा रहे हो आप लोग, y का पावर क्यूब है तो यहाँ पर भी y का पावर क्यूब कर देना है। अब इस रूट को हटा दीजिए बच्चों, ये रूट जो देख रहे हो ना, इसको हटाओगे
तो इसका जो पावर है ना, इसका पावर कितना है 3 है, इसी में 1/2 से गुना कर देना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो रूट होता है उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/2 होता है। तो जब रूट हटाओगे तो इसके पावर में 1/2 से गुना कर दोगे, या इसका जो पावर देख रहे हो ना 3, इसी में गुना में 1/2 कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह फिर से चलिए अगला स्टेप, यानी अंडर रूट में y का पावर क्यूब, फिर अंडर रूट में। अब देखिए तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ देखिए आप लोग, ये देख पा रहे हो y और y बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे y सेम है तो एक y ले लेंगे और इन पावरों को, इनके पावरों को ऐड कर देंगे। तो जब इतना कीजिएगा तो यहाँ से फिर से चलिए, ठीक है। तो अब देखिए फिर से ध्यान देना है, तो फिर अंडर रूट में ये y का पावर क्यूब है कर देना है। अब फिर से मैं चाहता हूँ ना कि मैं रूट को हटा दूँ, तो रूट को हटाऊँगा तो फिर से इसके अब पावर में 1/2 से गुना कर दूँगा। तो मैंने किया भी है, देखिए। तो यहाँ पर मैं रूट को हटा दिया, पहले ही रूट को हटा दिया, फिर मैं y लिख देता हूँ और फिर इसका जो पावर है 3 + 3/2 और फिर मैं रूट हटाऊँगा तो 1/2 से गुना कर दूँगा। तो मैंने किया है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं। फिर अंडर रूट में y का पावर क्यूब, फिर गुना में। अब इतने को सॉल्व कीजिए, यानी y का पावर क्या है 3 + 3/2 गुना में 1/2। तो इतने को सॉल्व कीजिएगा, इतने को पहले आप लोग इतने को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 3 9, तो 9/2। तो y का पावर 9/2, फिर गुने में 1/2 है, तो गुने में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अंडर रूट में देखिए फिर से वही चीज़, बेस समान है तो भैया बेस समान है तो पावर फिर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे y का y लिख लेना है और क्या करना है 3 + 9/4 कर देना है पावर। y का पावर क्या हो जाएगा 3 + 9/4 हो जाएगा। अब फिर से देखिए, फिर से क्या कीजिएगा, इसको हटाइएगा ना रूट को, तो रूट को हटाइएगा। तो पहले एक काम कीजिए, y का पावर जो इतना है इतने को सॉल्व कीजिए, तो y का पावर 21/4 आ जाएगा। इतने को सॉल्व कीजिएगा ना, देखिए 4 × 12, 12 9 21, तो 21/4। तो अंडर रूट में y का पावर 21/4। तो अब फिर से इस रूट को हटा दीजिए, तो रूट को हटाइएगा, यानी y का पावर 21/4 था। अब इस रूट को हटाइएगा तो गुना में 1/2 कीजिएगा, तो y का पावर क्या आ जाएगा 21/8। समझ में आया बच्चों? एक बार मैसेज में बोल दीजिए समझ में आया है तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आए तो आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक दुकानदार वस्तुओं की लिस्ट की कीमत पर 10% कम कर देता है और 25% लाभ कमाता है यदि विक्रित वस्तु की कीमत 50 रुपये हो, तो दुकानदार के लिए उसका क्रय मूल्य रुपया में क्या होगा, ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरा पेड कोर्स लेके पढ़े हुए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम हलवा लगा होगा और अब तक तो बन भी गया होगा। कैसे? अब देखिए बोल क्या रहा है बच्चों कि, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई वो 25% का लाभ कमाता है। कब? जब विक्रित वस्तु की कीमत 50 रुपये होती है तब, यानी वो 25% का लाभ कमाता है, यानी 125 बराबर में 50 हो जाएगा, यानी 25% का लाभ कमाता है, यानी 100 में 25 को जोड़ दीजिएगा तो 125 हो जाएगा। तो लाभ कमाता कब है? जब वो विक्रित वस्तु की कीमत जो है 50 रुपये होती है तब। ठीक है, हाँ। तो अब बोल रहा है कि जब दुकानदार वस्तुओं की लिस्ट की कीमत पर 10% की कमी कर देता है, यानी फिर से यहाँ पर अब 10% की कमी की जा रही है, यानी 90 हो जाएगा, तब आपको क्रय मूल्य क्या होगा यही बताना है। बताइए बना कि नहीं बना? काट दीजिए इसको। देखिए इसको काटिए, 5 के पार से 10 बार में चला जाएगा, इसको काटिएगा 5 के पार से 25 बार में जाएगा। इसी तरह फिर से काट लीजिए, 2 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। फिर से इसको काटिए 90 को 5 से, तो ये 18 बार में चला जाएगा। तो 18 दूनी कितना आया बच्चों? 36। तो आप ही बताओ क्रय मूल्य क्या होगा? 36 रुपया होगा। सिंपल सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड क्रमशः 500 रुपये, 630 रुपये और 700 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि लाभ में एक्स को 75 रुपया मिलता है तो जेड को क्या मिलेगा? तो चलिए बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 लोगों की बात हुई है और ये तीनों जो है रेशियो में कर दीजिएगा तो बहुत सिंपल वे में। तो स्टूडेंट यहाँ 3 लोगों की बात हुई है, एक्स वाई और जेड, इन तीनों को रेशियो में कर लीजिएगा। तो एक्स जो है बच्चों ये 500 रुपया लगाता है व्यापार में, एक्स जो है ये 500 रुपया लगाता है व्यापार में, और वाई जो है ये मेरा भाई 630 रुपये लगाता है, और ये जेड,
और ये जेड जो है ये 700 रुपये लगाता है व्यापार में, ठीक है। और ये सब रेशियो में है। अब देखिए रेशियो में है तो यदि इसको और काट सकते हो इन तीनों को तो काट लीजिए, और छोटा हो जाएगा तो छोटा कर लीजिए इसको। तो मुझे लग रहा है कि 10 से 10 ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई बच्चों। यानी यहाँ से मैं 10 को काट लेता हूँ। तो अब x जो है व्यापार में 50 रुपये लगाएगा, y 63 रुपये लगाएगा और z 70 रुपये लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखा है ना कि x जो है x ये 75 रुपया का लाभ कमाता है इस व्यापार में। तो कहीं ना कहीं y और z ने भी तो कमाया होगा ना, लाभ कमाया होगा ना। तो हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कुल कितना प्रॉफिट होता है, कुल कितना लाभ होता है इनको हमको नहीं पता। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुल जो लाभ हुआ इन सबको वो p रुपया में हुआ। इन तीनों को जो कुल लाभ होता है वो p रुपया में हुआ। अब यहाँ से देखिए x जो है x कितना रुपये लगाता है, 50 रुपये लगाता है। तो 50 कर देना है बटा में। अब ये तीनों कितना रुपये लगाते हैं, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 50, 63, 70 को जोड़िएगा तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 183। तो 50 बटा 183। अब गुना में कुल लाभ कितना हुआ है, p हुआ है। अब यहाँ x को कितना लाभ होता है तो वो 50 रुपये होता है। तो ये बराबर, सॉरी x को 75 रुपये होता है। तो ये बराबर में हो जाएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों। तो यहाँ से बच्चों कुल लाभ आप लोग निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि देखिए 50 रुपये जो है x व्यापार में लगाता है और अपॉन में टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इन तीनों का कितना रुपया हो जाता है, अगर जोड़ा जाए तो 183 रुपया होता है। और गुना में p क्या है, कुल लाभ है। और बराबर में x को कितना लाभ होता है, ये 75 है। तो ये बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से लाभ बटा लाभ ये बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से टोटल लाभ कितना हुआ, कुल प्रॉफिट कितना हुआ ये पता चल जाएगा। तो जब बच्चों इतने को सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोग का तो मैथ अब स्ट्रांग हो ही गया होगा। तो जब इतने को सॉल्व कीजिएगा तो p बराबर क्या आ जाएगा, तो p बराबर बच्चों सॉल्व कीजिएगा इतने को तो ये p बराबर निकल कर आ जाएगा 274.5, ठीक है, 274.5 आ जाएगा। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 274 रुपया 5 पैसा का हुआ इस सबको। अब इसमें से जेड का हिस्सा का अगर मैं बात करूं तो जेड को कितना फ़ायदा हुआ होगा ये निकालना है, ठीक है। तो जेड का हिस्सा कैसे निकालोगे, तो पहले ये बताओ जेड जो है व्यापार में कितना रुपया लगाता है, 70 रुपया लगाता है। बटा में अब यहाँ पे टोटल लोग कितने थे, 3 थे। और तीनों लोग व्यापार में कितना रुपया लगाते हैं तो 183 लगाते थे। और गुने में प्रॉफिट कितना हुआ है सबको 274.5। तो जब इतने को आप सॉल्व कीजिएगा ना, ये होमवर्क में रहा आप लोगों के लिए, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ना ये 1 दशमलव हट जाएगा तो बटा में 10 आ जाएगा ना। अब देखिए ये क्या है, 2745 है। 2745 को काटिएगा 183 के पहाड़ा से तो ये चला जाएगा बच्चों 15 बार में, करके देखिएगा। और 1 0 से 1 0 कट गया तो 15 सत्ते कितना हुआ 105। तो जेड का हिस्सा यानी जेड को कितने रुपये का लाभ हुआ, 105 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आ जाता है 2 के पावर 30 में अंकों की संख्या क्या है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है आपको बतानी है। तो देखिए बच्चों जो संख्या दिया हुआ है आपको 2 का पावर 30, ठीक है। तो अब ये बताओ 2 का पावर 30 है तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 का पावर 10 गुना में 2 का पावर 10 फिर गुना में 2 का पावर 10। ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने बेस को समान रख दिया है। तो बेस को समान रखा जाता है तो पावर क्या होता है बच्चों, ऐड हो जाता है यानी जुड़ जाता है। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। अब 2 का पावर 10 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1024, ठीक है। फिर गुने में 1024 फिर गुने में 1024। अब बच्चों जब आप लोग इन तीनों को गुना कीजिएगा ना, टाइम तो लगेगा बच्चों लेकिन गुना करना पड़ेगा। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए जब 1024 गुने 1024 गुने 1024 कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये इतना जो है बच्चों आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग करके देख लीजिएगा तो इतना वैल्यू जो है आ जाएगा। तो अब यहाँ से अंकों की संख्या क्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अंकों की संख्या हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,648 है। यदि यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो बच्चों यदि आप लोगों ने मेरा परसेंटेज का क्लास किया हुआ है, देखिए अभी तक बेसिकली मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, और परसेंटेज टॉपिक ये कंप्लीट करवा दिया है। आपके यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा मेरा। तो बच्चों अगर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से किया होगा ना, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को ईजिली मिल गए होंगे मेरे टॉपिक से, क्योंकि हर एक टॉपिक को, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक है ना, तो इसमें हर एक टाइप को मैंने अच्छे से समझाया है। तो देखिए यहाँ पे हर एक टाइप आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग मैथ्स का ये सीरीज जो है कंप्लीट कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, परसेंटेज भी कर लीजिए, और मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस जैसे लेकर आता रहूँगा आप लोग के लिए, जैसे मेंसुरेशन हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए ये परसेंटेज का है और ये जनसंख्या पर आधारित वाला टाइप था, मैंने आप लोग को करवाया भी था, ठीक है। तो अब इसको कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो रेट है उसको लिख लेना है, कितना प्रतिशत दिया हुआ है रेट, 10% दिया हुआ है। अब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी देखिए 10 परसेंटेज को हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 1/10, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको 3 ईयर्स तक का बात कहा गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर, यहाँ पे थर्ड ईयर कर देना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो अब देखो बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष से बढ़ती है, यानी पहले 10 थी, बाद में इस 10 में 1 को जोड़ देना है, यानी 11 हो जाती है ना। पहले ईयर्स 10 थी और फिर बाद में यानी 10 से 11 हो रही है, यानी पहले ये 10 का 10 लिख देना है, फिर बाद में इस 10 में 1 को जोड़ देना है 11। जोड़ना कब है, जब बोलेगा कि बढ़ रही है, अगर बोलेगा घट रही है तो 10 में से 1 को घटा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 10% प्रति वर्ष से बढ़ती है, यानी पहले 10 थी फिर 11 हो जाती है। सेकेंड ईयर में भी यही फंडा होता है, यानी 10 से 11 हो जाती है। थर्ड में भी यही फंडा होता है, 10 से 11 हो जाती है, ठीक है, इतना समझ लिए। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, 10 3 बार है तो 10 का पावर क्यूब कितना होता है बच्चों, 1000 होता है, 1000 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 11 का पावर क्यूब है, यानी ये कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। और ये चीज़ रेशियो में कर दीजिएगा तो ईजी हो जाएगा, यानी x गुने x कर दीजिएगा, यानी इतना आ गया आपका, कितना आया बच्चों, 1000x रेशियो में 1331x, इतना आया। तो ये पहले था, यानी पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी बच्चों, पहले 3 वर्ष पहले जो गांव की संख्या थी वो x के फॉर्म में 1000x थी। अब बाद में, यानी बाद में क्या, वर्तमान में आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि देखिए पहले क्या होता है, पहले तो बच्चों पास्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट आता है, उसके बाद फ्यूचर आता है। तो आपको बोल दिया है कि पहले जो गांव की आबादी थी x के फॉर्म में वो 1000x थी, तो उसके बाद वर्तमान ही आएगा ना, प्रेजेंट ही आएगा। तो प्रेजेंट में कितनी है, ये 1331x है x के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा है x के फॉर्म में, तो 1331x दे रखा है। और क्वेश्चन में बोला है कि उस नगर की वर्तमान संख्या में कितना है, 10,648 है। तो बच्चों x के फॉर्म में वर्तमान जनसंख्या 1331 है, संख्या के फॉर्म में 10,648 है। तो काट दीजिए, x बराबर मिल जाएगा, तो x बराबर कैसे लिख दोगे, 10,648 बटा में 1331। तो ये काटिएगा ना तो बच्चों 8 बार में चला जाएगा, काट के देख लीजिएगा, तो x बराबर 8 आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा है कि 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। तो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या जो थी वो 1000x थी, x के फॉर्म में 1000x थी ना, तो यहाँ से 1000 और x की जगह क्या आया है बच्चों, x का मान कितना आया, 8 आया, गुना 8 कर दीजिए, तो कितना आ गया, 8000। तो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी, 8000 थी। आया बच्चों समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई मीटर में क्या होगी जिसकी बाह्य और अंतः परिधियों की मापे क्रमशः 110 मीटर और 88 मीटर है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अब देखिए इस क्वेश्चन में बाह्य और अंतः परिधि की बात की गई है ना।
तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे 2 सर्किल होंगे, यानी एक बड़ा सर्किल है, ठीक है, और उसी के अंदर एक छोटा सा सर्किल आ जाता है। तो अब इस छोटे वाले सर्किल का जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा, और इस बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस होगा बच्चों वो कैपिटल आर होगा, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी, यानी यही जो है ये वृत्ताकार मार्ग है, अब इसकी चौड़ाई बतानी है आपको मीटर में क्या होगी। तो करना कुछ नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को पता है वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो यहाँ पे ये बताइए वृत्त का परिधि का मतलब क्या हुआ, वृत्त का डायमीटर का मतलब क्या हुआ, सर्किल का डायमीटर का मतलब हुआ कि वृत्त के चारों ओर, वृत्त का चारों ओर यही जो है क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। वृत्त का परिधि का मतलब वृत्त का चारों ओर, है ना। तो परिधि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा बड़े सर्किल के लिए, 2 पाई कैपिटल आर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर है बड़े वाले सर्किल का, ठीक है। अब छोटे वाले सर्किल का जो रेडियस होगा वो तो स्मॉल आर है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। अब इसी के बीच का जो डिफरेंस है, परिधि का बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, यानी 110 में से 88 घटा लीजिएगा तो वो दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस जो है बच्चों 110 में से 88 को घटा लीजिएगा तो ये दे रखा है कितना आपको, 22 दे रखा है, 22 मीटर दे रखा है। 22 मीटर दिया हुआ नहीं है, बेसिकली आपको बाह्य परिधि का मान दिया था 110 और अंतः परिधि का मान दिया था 88, लेकिन आप लोग जब डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस क्यों निकालना है, क्योंकि आपको देखिए तो यही निकालना है ना, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई निकालना है। तो वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई कब निकलेगा, जब आप लोग इसके परिधि में से, ये बड़ा वाला सर्किल देख रहे हो ना, इसके परिधि में से इसके परिधि को घटा लीजिएगा तभी ना निकलेगा, तभी निकलेगा, है ना। हाँ ठीक है, तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ से 2 पाई को कॉमन ले लीजिए और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 22, तो इसको अब काट दीजिए, ठीक है, यानी अब इसको काट दीजिएगा आप लोग, कैसे देखिए इसको काटिए, 11 बार में चला जाएगा, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे पाई की जगह मैं 22/7 रख देता हूँ, 22/7 और फिर इंटू में आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर में 11, तो 11 दूनी 22 इतना हुआ। तो आर माइनस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर में 7/2, 7/2 आया है ना। तो आप ही बताइए वृत्ताकार मार्ग का जो चौड़ाई है मीटर में वो क्या होगा, तो ये यही होगा 7/2 होगा, यानी इसको अब भाग दीजिएगा 7 को 2 से, तो 3.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है x + 1/y इज इक्वल टू 5 और 2x + 3/y इज इक्वल टू 13, तो 2x - 3y का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेंगे, है ना, 2 इक्वेशन बनेंगे और फिर आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तब जाकर x और y का मान आएगा, तब जाकर जो है आप लोग ये 2x - 3y इतने को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए मैंने इस क्वेश्चन को बना रखा है, कैसे क्वेश्चन बनेगा आइए मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग, जैसे कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो आइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से चलते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, y में x से गुना करना है आपको, तो xy हो जाएगा, फिर +1, तो xy + 1 अपॉन में ये y का y ही रहेगा इज इक्वल टू 5। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को जब आप लोग और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, xy प्लस में 1 और इज इक्वल टू में 5y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी को मालूम है इतना, तो यानी xy + 1 इज इक्वल टू 5y, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए बच्चों, ठीक है। अब आइए देखिए तो इक्वेशन 2 से आइए, तो यहाँ पे देखिए जब y में आप 2x से गुना कीजिएगा तो 2xy हो जाएगा, 2xy और ये प्लस में 3 है और ये अपॉन में क्या हो जाएगा y और इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने लिख भी रखा है आप लोग देख सकते हैं, जब इसको आप लोग और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो 2x + 3 इज इक्वल टू 13y हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन सेकंड आ गया, बस समझ गए, यानी यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड आ गया। अब आप लोग सॉल्व कर दीजिए अच्छे से, अब अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया। अब देखिए, अब मुझे ये देख रहे हो ना xy
पहला इक्वेशन में जो है एक्स वाई दे रखा है, दूसरे इक्वेशन में 2xy है। मुझे कैसे भी करके काटना है इन दोनों को मतलब ऐसा कर देना है कि ये जीरो आ जाए जब इसको मैं सॉल्व करूँ। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ये सेकंड वाला इक्वेशन देख रहे हो आप लोग जिसमें एक्स वाई है, एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 2 है, तो मैं इसमें 2 से गुना करूँगा। ठीक है, मैं इसमें 2 से गुना करूँगा। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में एक्स वाई का गुणांक क्या है, कॉफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 में इसे 1 से गुना कर दूंगा। यानी मतलब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन सेकंड था एक्स वाई, इसका कॉफिशिएंट क्या था, 2 था, तो मैं इस 2 से समीकरण 1 में गुना कर दूंगा। और फिर इसी तरह ये इक्वेशन जो 1 था एक्स वाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कॉफिशिएंट तो 1 माना जाता है, तो मैं यहाँ से 1 से गुना कर दूंगा इस समीकरण 2 में पूरा। तो गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो देखिए 2 में एक्स वाई से गुना कीजिए, 2xy आ जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, फिर बराबर में 10y हो जाएगा। इसी तरह से फिर से 1 में 2xy से गुना कीजिए, 2xy हो जाएगा, प्लस 3 बराबर में 13y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं समझ गया, अब मुझे पता चल गया कि देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये प्लस होता है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये कट जाएगा, यानी 2xy माइनस 2xy क्या होगा, 0 होगा, यानी कट गया ये। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी प्लस था तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि मैंने माइनस का साइन दिया है। ठीक है, तो इसी तरह 2 में से 3 को घटाइएगा तो ये -1 आ जाएगा, है ना। इसी तरह 10 में से 13 को घटाइएगा तो ये -3y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। तो y बराबर जब 1/3 निकल गया, तो अगर आप लोग इक्वेशन 1 में, यानी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इक्वेशन 1 में, जैसे मान लीजिए x प्लस 1/y है, तो y का वैल्यू क्या निकला है, 1/3 निकला है ना, 1/3 निकला है। और बराबर में क्या कर देना है, ये 5 कर देना है जैसा कि दिया हुआ था। ठीक है, तो अब बताइए x प्लस ये क्या था, 1/3 था, 1/3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बराबर में 5। तो x बराबर कितना आ गया, 5 में से 3 को घटाइएगा 2। यहाँ पे मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से y का वैल्यू 1/3 आ जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या था, अब ये देख लीजिए। तो बच्चों अब क्वेश्चन में ये बोला है 2x माइनस 3y, इतने को ही सॉल्व करना है। यानी 2x कितना आया है, देखो तो x आया है 2, देख पा रहे होगे आप लोग, 2 आया है, देख सकते हो x बराबर 2 आया है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, इतने को करना था 2x, है ना, 2x क्या था बच्चों, -3y। ठीक है, तो 2x कितना आया था, 2 है, नीचे लिखा हुआ है, और -3 y कितना है बच्चों, 1/3 है। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 दूनी 4 और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी अब आप ही बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से। तो बच्चों ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन सी जो है देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 50% बढ़ाई गई तथा उसकी चौड़ाई 50% घटाई गई, तो खेत का क्षेत्रफल कितना बदला। यानी पहले क्या होता था बच्चों, खेत की जो लंबाई है वो 50% बढ़ा दी गई और बाद में जो है ना उसकी चौड़ाई 50% घटा दी जाती है। तो यदि आप लोगों ने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देखा है, लेक्चर देखा है, 3 वीडियोज़ है, मैं तीनों वीडियोज़ जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। यदि आप लोगों ने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देखा होगा तो आपसे अभी तक जितना भी क्वेश्चन मिला है परसेंटेज का, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही गया है, तो आप लोग बना सकते हो, ईजिली बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए एक तरफ वृद्धि हो रहा है, एक तरफ कमी हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए एक फॉर्मूला ट्रिक का यूज करते हैं, कौन सा, a + b प्लस में a × b अपॉन में 100। तो a कितना है बच्चों, 50% बढ़ाई गई, यानी a बराबर +50% कर लेना है, मान लेना है। और b बराबर हो जाएगा 50% घटाई गई, यानी -50% हो जाएगा। ठीक है, तो बस सॉल्व कर दीजिए, कैसे होगा आप देखिए। तो यहाँ से समझ में आ गया ना, समझ में आ गया बच्चों कि a बराबर जो है आपको क्या लेना है, 50 + 50%, b बराबर -50%। वैल्यू पुट करते चलिए, तो 50 और -50 फिर प्लस में 50 गुने -50/100।
तो देखिए, तो ये तो 50 से 50 कैंसिल गए हो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये क्या बचा 5 गुने -5 यानी -25। तो -25%, ये क्या माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कमी हो रही है ना, घटा है। तो क्या होगा 25% घटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक गृहिणी जनवरी में बाकी महीनों के मुकाबले दुगना खर्च करती है, जनवरी का खर्चा सालाना खर्च का निम्न भाग होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि एक हाउस वाइफ है और वो जनवरी में बाकी महीनों के मुकाबले दुगना खर्च करती हैं। तो बाकी महीने कौन कौन से हो जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये जितने भी बाकी मंथ्स देख रहे हो ना आप लोग, है ना, इसके कंपेयर में जनवरी में वो 2 गुना खर्च करती है। तो हम लोग मान लेते हैं भाई, फरवरी में एक्स खर्चा की, मार्च में एक्स खर्चा की, अप्रैल में एक्स, है ना, मई में एक्स, यानी सब महीने में जनवरी को छोड़कर, क्योंकि जनवरी में बोल दिया है कि दुगना खर्च करती हैं, तो यहाँ पे मैं दुगना कर दूंगा। ठीक है, बाकी फरवरी में एक्स रुपया खर्च करती है, मार्च में भी एक्स, अप्रैल में भी एक्स, मई में भी एक्स, है ना, मतलब सब में एक्स करती है, लेकिन केवल जनवरी में ये 2 गुना खर्च करती है, यानी 2x करती हैं बस। अब बोल रहा है कि जनवरी का खर्चा जो है, यानी ये है ना, सालाने के खर्चा का कितना भाग होगा। अब बताइए, तो सालाना में इनका कितना खर्चा होता होगा सालाना में। तो देखिए, फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितना मंथ हुआ, तो ये बच्चों 11 मंथ हुआ, 11 मंथ हुआ, तो यहाँ से सीधे 11x कीजिएगा और फिर ये 2x 13x, तो सालाना में कितना खर्चा हुआ 13x, बस हो गया, x से x काट दीजिए। आपसे यही पूछा था ना कि भैया जनवरी का जो खर्चा है सालाना खर्चा का कितना भाग होगा, तो 2/13 भाग होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। ठीक है, चलिए लाइक दे दीजिए बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है -2/3, 3/4 और -3/4 का आरोही क्रम है, यानी आपको क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर से जो है सजाना है ना। तो देखिए दे रखा है -2/3, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम, और अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं, घटते हुए क्रम। तो यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आ रही है बात समझ में, यानी -2/3 कोमा में 3/4 फिर कोमा में -3/4। ठीक है, तो बच्चों जब आप लोग -2/3 इतने को सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा -0.67। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर जब आप लोग 3/4 को कीजिएगा सॉल्व, यानी 3 में भाग दीजिएगा 4 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.75। ठीक है, इसी तरह से 0.75 है ये। इसी तरह से -3/4 इतने को सॉल्व कीजिएगा, यानी 3 को भाग दीजिएगा 4 में, 3 में भाग दीजिएगा 4 से, 3 में भाग दीजिएगा 4 से, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 0.75 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे -0.75 कर देना है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब आप लोग बता दीजिए आरोही क्रम में लगाना है। अब आप ही बताइए सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा। तो आप बोलिएगा कि सर ये होगा, ऑफ कोर्स यही होगा क्योंकि माइनस में है, -0.75। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, यानी -3/4 करूँगा। फिर अब इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा ये होगा, तो इसका वैल्यू क्या है -2/3 है ना। अब फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, तो ये होगा 3/4 जो कि लास्ट बच रहा था। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, और मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट देंगे। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यदि 10, 12, 18, 13, P और 17 का माध्य 15 हो तो P का मान क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, सिंपली जितनी भी संख्या दी हुई है सबको ऐड कर दो, यानी 10 + 12 + 18
प्लस 13 प्लस p प्लस 17 सबको ऐड कर दो और भाग दे दो 6 से। क्यों 6 से क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दीजिए। और इसका माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 15, बस बना दीजिए। तो बच्चों इतने को सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये कैलकुलेशन सॉल्व किया है। इसी से पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। यानी मुझे यहाँ से आप लोग p का वैल्यू बता दीजिए कि p का वैल्यू कितना आया है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो जल्दी से मैं देखूंगा और मैं टॉप 20 स्टूडेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर वो सही बनाए होंगे तो उनको मैं फीडबैक दूंगा। ठीक है, टॉप 20 स्टूडेंट को। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो और आप ऐसे वीडियोस और चाहते हो, ये तो था बच्चों 2015 का पेपर। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं, यानी 2016 से लेकर 2020 तक का पेपर भी करवाऊं, तो आप लोग बच्चों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।